तो दोस्तों आप सभी का एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 2। इसके पहले हमने टेस्ट नंबर फर्स्ट किया। आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ये यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस खासकर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए समान इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा भी कोई अदर एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ये भेदभाव नहीं करता। बस देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है कि कोई टैगलाइन डाल दिया यूपीएससी के लिए, कोई टैगलाइन डाल दिया स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप उसको अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग कुछ होता नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हम बता दें तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसको हम कहते हैं वार्म अप सीरीज। वार्म अप सीरीज इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर है, लेकिन हम इसको अभी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना लंबा सिलेबस चाहे यूपीएससी का हो खासकर या स्टेट पीसीएस का हो, उसको 3 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप इन भाई साहब की तरह ख़त्म करने या वेट कम करने की एक ही दिन में कोशिश करेंगे तो हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपका थोबड़ा टूट सकता है या आपकी कोई भी शरीर की हड्डी टूट सकती है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वार्म अप करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है। चैप्टर वाइज धीरे धीरे सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसीलिए हमने इस टेस्ट सीरीज़ का नाम रखा है वार्म अप सीरीज, और ये एंशिएंट हिस्ट्री की वार्म अप सीरीज का टेस्ट नंबर 2 है। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सूत्र में साहित्य गद्य नियम पूर्वक संक्षिप्त रूप में लिखे जाते थे। ऑप्शन 2, शूल सूत्र में यज्ञ वेदी का निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? इसमें देखिए नए पैटर्न पे ऑप्शन बनाया गया है। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में कोई भी नहीं। इसमें ऑप्शन डी नहीं बन सकता। 3 ऑप्शन होता तो केवल 3 बना के जो है ऑप्शन डी बनाया जा सकता था। बहरहाल अगर बात करें इसमें कौन सा ऑप्शन पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। ठीक है। इसमें 1 2 पहले की तरह ऑप्शन नहीं है, सीधे आपको पता है तो आप बताइए कितने कथन सही है। तो इसमें देखेंगे तो दोनों बातें सही हैं, 1 और 2 दोनों सही, यानी केवल 2 कथन जो है वो सही है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आपको ये चीज़ें देख लेनी है। इसके अलावा यहाँ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्लाइड चल रही होगी, स्टडी एंड आईएएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। यानी देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, सूत्र में साहित्य गद्य नियम पूर्वक लिखे जाते थे, संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते थे। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ हुआ। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसने पूछा है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? ऑप्शन 1, मेरठ स्तंभ, ऑप्शन बी टोपरा स्तंभ या अभिलेख, ऑप्शन सी वैराट अभिलेख, ऑप्शन डी ए और बी। तो इसमें जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने अशोक के 2 शिलालेखों को जो है दिल्ली मंगवाया था। ठीक है, अपने मूल स्थान से। एक तो मेरठ का स्तंभ, दूसरा टोपरा का स्तंभ। ये दोनों जो आपको मिलेंगे दिल्ली में मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। ये देखिए आपको मिल जाएगा कुतुब मीनार परिसर मिल जाएगा, और ये फिरोज शाह कोटला परिसर में आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों जो शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 में पूछा है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संगम साहित्य के पद्य 8 तो कै या 8 संकलनों में विभक्त है। ऑप्शन 2 है, संगम साहित्य के 2 मुख्य समूहों में से एक पट्टियडिल या पट्टिनकिल कड़वुक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें बात करेंगे तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों जो है सही, यानी केवल 2, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो संगम साहित्य पद्य में 30,000 पंक्तियों मिलते हैं, जो एटक्तो मतलब 8 संकलनों में विभक्त हैं। उल्लेखनीय है कि पद्य 100 के समूह में संग्रहित हैं, जैसे पुंडरानुरु। संगम साहित्य 2 मुख्य समूह है। ठीक है, जिसमें 18 निम्न संग्रह
और देखेंगे 10 गीत पहला समूह दूसरे को पुराना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें पूछा है लेखक दिया गया है, रचनाएं दी गई हैं। बाणभट्ट, विल्हड़, अतुल, संध्याकर, नंदी। इसमें आपको मिलान करना है रचनाओं के साथ। तो बाणभट्ट ने जो लिखा था वो लिखा था हर्षचरित्र, और संध्याकर नंदी ने लिखा था, पहले ए का देखिए 3, इन चारों ऑप्शनों में से ए का 3 किसके साथ सम्मिलित है? ए का 3 देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सी। इस प्रकार ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे अगर मिलान करना हो तो बाणभट्ट द्वारा जो है हर्षचरित्र लिखा गया था, विल्हड़ द्वारा जो लिखा गया था विक्रमादेव चरित्र, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अतुल द्वारा लिखा गया था मूसक वंश, और संध्याकार नंदी ने रामचरित लिखा था, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो होगा ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रास तरंगिणी की रचना की थी? ऑप्शन 1 विल्हड़, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी विल्हड़। इसमें देखिए विल्हड़ बाय मिस्टेक 2 बार दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि विल्हड़, कल्हड़, बाणभट्ट, इसमें किसने जो है रास तरंगिणी की रचना की थी? तो देखेंगे तो इसमें रास तरंगिणी की रचना जो है कल्हड़ ने की थी, ठीक है। 12वीं शताब्दी में की थी। कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का ये संग्रह है, ये पुस्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें भी देखिए लेखक लिखा है, रचनाएं लिखी गई, मेगास्थनीज, टालमी, प्लिनी, ह्वेनसांग। इसमें आपको बताना है कौन सी रचनाएं किससे सुमेलित हैं। तो इसमें अगर बात करें तो मेगास्थनीज ने रचना की थी इंडिका की। अब ए का 3 देखिए किससे कहाँ सुमेलित है? देखिए कूट में ए का 3 सिर्फ और सिर्फ सी में है। टालमी ने ज्योग्राफिया की रचना की थी, ठीक है। प्लिनी की बात करें, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की थी। वेंगसांग ने सुयुकी की रचना की थी। इस प्रकार ऑप्शन सी जो होगा इसमें सुमेलित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखेंगे फाहियान वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर बात करें वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑप्शन ए देखें तो इसमें दिया है सांद्रोकोत्तस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखेंगे मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें जो बताया गया आपको अशोक के दरबार में, तो अशोक से संबंधित नहीं था, बल्कि ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और मेगास्थनीज द्वारा इंडिका की रचना की गई थी, उसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विवरण दिया गया था। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो असत्य होगा, यानी उसके हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। ऑप्शन 2 यह साहित्य में मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है, ठीक है, यानी इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन, मतलब कितने कथन जो हैं सही हैं, ये बताना है, कौन सा कथन नहीं कितने कथन, क्योंकि ऑप्शन अब बदल चुके हैं। तो इसमें देखेंगे दोनों कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन बी जो होगा केवल 2 कथन सही, ये ऑप्शन सही है। व्याख्या की बात करें तो संगम साहित्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस संगम साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं, ठीक है। संगम साहित्य मुक्तकों और प्रबंध काव्यों में रचना बहुत सारे कवियों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसे पूछा गया है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन 1 जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। ऑप्शन 2 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है एक आर्थिक ग्रंथ है, ठीक है। ऑप्शन 3 कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो इसमें अगर आप पूछा है कितने कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए में केवल 1 कथन, ऑप्शन बी में केवल 2 कथन, ऑप्शन सी में सभी तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी में कोई नहीं।
अगर इसमें ऑप्शन 2 देखेंगे, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र जो है एक आर्थिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक क्या है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक ग्रंथ। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 जो होगा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे केवल 2 कथन सही, यानी ऑप्शन देखेंगे बी इसमें सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो जातक कथाओं में देखें एक प्रकार की लोक कथा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें पूछा दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। ऑप्शन 2, पूर्वी भारत में पत्थरों और मंदिरों के विशेष आकर्षण का केंद्र है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 कथन, ऑप्शन बी केवल 2 कथन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसको कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बता सकते हैं। देखिए पत्थर कहाँ, पत्थर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, साउथ इंडिया मिलेंगे। ठीक है, अगर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको हार्ड स्टोन जो मिलेंगे आपको जाएंगे तो आप साउथ इंडिया मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण किया गया था, मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें वहाँ पर मंदिर जो है विशेषता एकाश पत्थर या पत्थरों को काट कर बनाए गए थे। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं, जस्ट रिवर्स इसमें आंसर दिया गया है। ठीक है, यानी दक्षिण भारत जो है पत्थरों को काट कर, पूर्वी भारत ईंटों से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर देखिए ये दक्षिण भारत का एक मंदिर का चित्र है, ये जो देखेंगे पूर्वी भारत का चित्र है। यहाँ पर देखिए ईंटों की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। इसमें पूछा है निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन 1 देखिए वैदिक संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन बी वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन सी वैदिक संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक। ऑप्शन डी ब्राह्मण, वैदिक संहिता, अरण्यक, उपनिषद। तो इसमें जो सही क्रम होगा तो सबसे पहले वैदिक संहिता, ठीक है, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें पूछा है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृतिक भाषा में मेष, चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। ऑप्शन 2, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। ऑप्शन 3, व्याकरण की रचना पाणिनि द्वारा की गई थी। उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन 1 केवल 1 कथन, ऑप्शन बी केवल 2 कथन, ऑप्शन सी सभी तीनों कथन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की या ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें जो प्राचीन भारत में बात किया गया है तो प्राकृत भाषा में जो है ये मेष, चर्म और काष्ठ फलकों पर नहीं बल्कि देखेंगे भोजपत्रों पर और ताल पत्रों पर जो है लिखा जाता था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी देखेंगे वेदांगों की रचना ये बात तो बिल्कुल सही है, व्याकरण की पाणिनि की ये भी सही है, यानी केवल 2 कथन सही है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। यहाँ पर देखिए ये प्राचीन भारत में देखिए इस प्रकार के जो है भोजपत्रों ताल पत्रों का उपयोग किया जाता है। जहाँ तक अगर बात करें कि मेष, चर्म और काष्ठ फलकों पर, वो देखेंगे मध्य एशिया में जो है यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? विंसेंट स्मिथ, अहमद हसन दानी, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसमें जो सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने ही डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसको सफलता पाई थी 1837 में इन्हें सफलता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पूछा अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के राज्यादेश जारी किए जाते थे। ऑप्शन 2, बौद्ध और जैन वैष्णव संप्रदायों को अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। ऑप्शन 3, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेख का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 कथन, ऑप्शन बी केवल 2 कथन, ऑप्शन सी सभी तीनों कथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो तीनों कथन जो हैं सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अभिलेखों को अनेक कोटियों में बांटा जाता था।
जैसे अगर बात करें सम्राट अशोक के अभिलेख राज्य देशों की कोर्ट में आते थे। उनके अभिलेखों में अधिकारियों जनता के लिए सामाजिक धार्मिक प्रशासनिक जो है आदेश होते थे, उनके निर्णय की सूचनाएं होती थी। अभिलेख की दूसरे जो कोट होते थे अनुष्ठानिक अभिलेख होते हैं, जिन्हें बौद्ध जैन वैष्णव शैव आदि संप्रदायों के अनुयायी भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों और प्रस्तर फलकों मंदिरों प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया जाता था। तीसरी कोट होती थी अभिलेखों की, इसमें राजाओं विजेताओं के गुण और कृतियों का वर्णन किया जाता था। ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है, वो तीसरी कोट में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन 2, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी या पुरालेख विद्या कहलाता है। उपयुक्त में से कितने कथन जो हैं सही? ऑप्शन ए केवल एक कथन, ऑप्शन बी केवल 2 कथन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे जो अभिलेख का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। लेकिन अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों के तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी कहते हैं। इस प्रकार इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो देखिए ये है पेलियोग्राफी, ठीक है, और ये है एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मणी, खरोष्टी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सीधे देवनागरी की बात ही नहीं थी। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, देवनागरी, ये भी गलत हो जाएगा। खरोष्टी, ब्राह्मणी, ग्रीक, शारदा, ये भी बात गलत हो जाएगी क्योंकि इसकी कोई बात ही नहीं है। इसके बाद ऑप्शन बी बचता है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, ये जो 3 लिपियाँ उपयोग की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अशोक के जो मेजर शिलालेख है कहाँ कहाँ पर स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। उस स्थान का भी नाम ध्यान रखना है क्योंकि यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करें, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें, रेडियोकार्बन पदार्थों को काल का निर्धारण की एक विधि है, ये भी सही है। लेकिन प्राचीन काल में कागज की मुद्रा का प्रचलन था, ये बात गलत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। प्राचीन काल में देखेंगे तो तांबे, सोने, चांदी, शीशे के जो है सिक्के का प्रचलन था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो होगा इसके हिसाब से सही होगा, यानी असत्य कौन है? ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे महापाषाण या मेगालिथिक कहा जाता है? गुफा, मंदिर, उपकरण। तो मेगालिथिक उसे कहा जाता है जिस काल में जो है जो कब्रें होती थी उसके किनारे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, यानी बड़े बड़े पत्थरों का कब्र जो होता था उससे मेगालिथिक संबंधित है। यानी अगर आप मेगालिथिक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कब्र से संबंधित है। इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर जो है शवों के चारों किनारे रख दिए जाते थे, तो इसका संबंध जो है मेगालिथिक से है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर 2 का टेस्ट पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ।